गुड आफ्टरनून, नमस्ते, प्रणाम। मैं रामोद सिंह, लीगल एडवाइज़र SLA, आज आपके बीच में मोटर इंश्योरेंस का लीगल एक्सपर्ट जो है उसका चौथा वीडियो है। उस पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्लेम फॉर कंपनसेशन फॉर लाइबिलिटी अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट राइजेज आउट ऑफ द नेग्लिजेंस एंड द फॉल अंडर द लॉ ऑफ द टॉर्ट्स। नेग्लिजेंस से आता है और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कवर होता है। एज दिस इज ए सिविल मैटर फॉर रेमेडी इज ए फाइल्ड a suit in the civil court. This was the procedure to be followed in the initial years after the introduction of the Motor Vehicle Act. However, the long drawn out procedure of the proving negligence and increasing number of the cases resulted in the pile up of the pending matters in the civil court. This was against the principle of the social justice, as the claimant did not get timely relief. They also incurred exorbitant expenses on the court fees and other legal charges. लीगल एक्सपर्ट, अभी हमने लीगल एक्सपर्ट पहले भी देखा था और लीगल एक्सपर्ट अभी भी चल रहा है। ये सब लाइबिलिटी से संबंधित है और लाइबिलिटी के क्लेम पहले सिविल कोर्ट में चलते थे और सिविल कोर्ट में फीस और एक्सपेंसेस ज़्यादा होते थे, जल्दी से न्याय नहीं मिलता था, जिस वजह से इसको अलग से बनाए गए और ट्रिब्यूनल बनाए गए। उन ट्रिब्यूनल्स में अब इनके मुकदमे चलते हैं। फास्ट ट्रैक की तरह नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुकदमे फास्ट चलते हैं। लेकिन देश की हमारी स्थिति इतनी ख़राब है कि कोई भी चीज़ फास्ट कर दी जाए तो भी वो कछुआ की चाल हो जाती है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द थर्ड पार्टी क्लेम्स एंड द मिनिमम कास्ट, द क्लेम ट्रिब्यूनल्स हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर सेक्शन 110 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1939। सब चीज़ें एक्ट से ही बनती हैं। सच ट्रिब्यूनल्स आर प्रेसाइडेड ओवर बाई ए पर्सन द रैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट जज। ओनली ए नॉमिनल फी हैज़ टू बी पेड फॉर इंस्टीट्यूटिंग ए केस एंड द कोर्ट फी इज नॉट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द सूट। कोई वैल्यू ऑफ सूट से कोई कोर्ट फीस वगैरह नहीं डिसाइड है, नॉमिनल फीस लगती है। द सिट इज़ वेरी मच लेस एक्सपेंसिव एंड पुअर थर्ड पार्टी क्लेमेंट्स आर नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग प्रॉपर क्लेम्स। अगर कोई गरीब आदमी है तो वो भी जा सकता है, कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी व्यवस्था इतनी ख़राब है कि वहाँ परसेंटेज वाइज फिक्स करके काफ़ी वकील लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। पुअर फिर भी नहीं कर पाता है सही से। ऑल थर्ड पार्टी क्लेम्स फॉर पर्सनल इंजरी एंड द प्रॉपर्टी डैमेज अप टू एक लिमिट है हैव टू बी फाइल्ड विद द क्लेम ट्रिब्यूनल्स एंड क्लेम फॉर कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्सीडिंग रुपीज एट द ऑप्शन ऑफ द क्लेमेंट बी रेफर्ड टू द सिविल कोर्ट फॉर एडजुडिकेशन। जो बड़े केस हैं वो एडजुडिकेशन के लिए सिविल कोर्ट में जाते हैं। बाकी MACT में सेक्शन 165 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एक्ट गिव्स द मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल्स MACT जिसको बोलते हैं विद रिगार्ड टू द डेथ, पर्सनल इंजरी as well as the property damage, irrespective of the amount involved in the property and whoever is the fault basis and no fault basis, दोनों बेस पे जा सकते हैं। An explanation has been added to section 165 of the 1988 act. Any application for claim filed with the motor accident tribunal on basis of fault shall also contain a separate statement that a claim for compensation on no fault basis is also made। जो कुछ केस ऐसे होते हैं जिनको जो है फॉल्ट के बेस पे, जो नो फॉल्ट के बेस पे दोनों तरफ से किए जाते हैं, तो वहाँ दोनों जाते हैं। Thus an important changes was made by this new section 165 in granting exclusive jurisdiction to the MACT, empowering the claimant to take a claim for damage to property without any limit. However, under section 147(2)(b, the limit for compulsory TP property damage remains the same। जो अभी आज की डेट में हमारी पॉलिसी में लिख करके आते हैं वो अमाउंट हो गई, ये पुरानी अमाउंट है। अप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन मीन्स ये हुआ कि अगर आपका थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज है या थर्ड पार्टी वैसे डैमेज है तो आप दोनों ट्रिब्यूनल में जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर और एक सीमा के ऊपर होता है तो सिविल कोर्ट जाता है। एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन सेक्शन 166 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 प्रोवाइड दैट एन एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन अराइजिंग आउट ऑफ एन एक्सीडेंट में बी मेड बाय द पर्सन हु हैज सस्टेन द इंजरी, जिसको इंजरी हुई है,
चाहे प्रॉपर्टी डैमेज की हुई है चाहे वैसे भी हुई है, बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और ओनर जो प्रॉपर्टी का ओनर है, वेयर द डेथ हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम द एक्सीडेंट बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज जाएंगे जब वो मर जाता है, तो बाय एनी एजेंट ड्यूली अथराइज्ड बाय द पर्सन इंजर्ड, उसके किसी एजेंट के द्वारा भी हो सकता है। व्हेन ऑल द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड हैव नॉट ज्वाइंड in any such application for compensation, the application shall be made on behalf of or for the benefit of all the legal representative of the deceased, and the legal representatives who have not so joined shall be implemented as a respondent to the application। वो सभी माने जाएंगे, जो चार हैं पांच हैं, जो भी उसके लीगल है वो माने जाएंगे। एवरी एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन अराइजिंग आउट ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग द डेथ, बॉडली इंजुरी शैल बी मेड एट द ऑप्शन ऑफ द क्लेमेंट either to the claim tribunal having jurisdiction over the area in which the accident occurred, or to the claims tribunal within the local limit of whose jurisdiction the defendant resides, and shall be in such a form and contain such particular as may be prescribed। या तो डिसीज्ड या तो जो भी डिप्राइव्ड हुआ है उसको, और या कंपनी या जिस और बंदे के खिलाफ केस किया जाता है उसके, दोनों के जुरिडिक्शन में डाले जाएंगे, वो भी एमएससीटी में ही डाले जाएंगे। जो ट्रिब्यूनल है वो नज़दीकी ट्रिब्यूनल में डाले जाएंगे। सब सेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 166 स्टेट्स दैट एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन मस्ट बी मेड विद इन 6 मंथ ऑफ अक्यूरेंस ऑफ द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के 6 महीने के अंदर अंदर ही करना होगा। द क्लेम ट्रिब्यूनल में हाउएवर entertain the application after the expiry of the set period of the, जो कंडोन डिले कराने के साथ हो जाते हैं, बट नॉट लेटर देन 12 मंथ, लेकिन 12 महीने के बाद नहीं किया जाएगा। इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट कोड अगर सेटिस्फाइड है, इफ इट इज सर्टिफाइड दैट द एप्लीकेंट वाज प्रिवेंटेड बाय द सफिशिएंट कॉज, जिसके सफिशिएंट कारण होंगे जिसकी वजह से वो नहीं कर पाया, फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन इन टाइम, नोट दैट द अमेंडमेंट एक्ट had deleted this subsection 3 of the section 166, therefore the time limit 6 month or 12 month subject to the discretion of the tribunal in filing claim application is removed। ये रिमूव कर दी गई हैं। ये इसलिए रिमूव कर दी गई है, द क्लेम ट्रिब्यूनल में however entertain the application after expiry of the said period of the 6 month but not later than 12 month if it is satisfied। अब वो satisfied है तो ये उसमें सेक्शन से निकाल दिए हैं, तो सेटिस्फाई होगा तो हो जाएगा, कर जाए। फर्दर बाय सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट द क्लेम्स ट्रिब्यूनल शैल ट्रीट एनी रिपोर्ट ऑफ द एक्सीडेंट फॉरवर्डेड टू इट अंडर सब सेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 158 एज एन एप्लीकेशन फॉर द कंपनसेशन अंडर दिस एक्ट। और इस एक्ट में 158 पे एप्लीकेशन जाएगी, उसी को कंसीडर करता है। और सेक्शन 156 इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्ट स्टेट्स दैट एज सुन एज एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग any accident involving death or the bodily injury to any person is recorded or the report is completed by a police officer, the officer in charge of the police station shall forward a copy of the same within 30 days from the date of the recording of information, or as the case may be, on completion of the such report to the claim tribunal हैविंग ज्यूरिसडिक्शन। जिसका ज्यूरिसडिक्शन होगा उसको पुलिस वाले रिकॉर्ड करके वहाँ भेजेंगे। जैसे जिस तरह से एफआईआर होती है, एफआईआर करके उसकी पूरी सूचना कोर्ट में दी जाती है और उसके बाद चार्जशीट दी जाती है। उसी तरह से इसमें भी पुलिस जो है पूरी रिकॉर्डिंग करती है, रिकॉर्ड करके सब उनको इंफॉर्मेशन उस ज्यूरिसडिक्शन में आने वाले ट्रिब्यूनल को देते हैं। कॉपी देयर ऑफ द कंसर्न इंश्योरर, और दूसरे जो इंश्योरर इन्वॉल्व रहता है, जिसका बीमा रहता है, उसको भी कॉपी दिया जाता है। वेयर ए कॉपी इज मेड अवेलेबल टू ओनर, द ओनर शेल आल्सो विद इन 30 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच रिपोर्ट फॉरवर्ड द सेम टू द क्लेम ट्रिब्यूनल एंड हिज इंश्योरर। अर्लियर द एक्ट डिड नॉट स्पेसिफाई द टाइम लिमिट फॉर 30 days। वो एक्ट में 30 days का टाइम लिमिट नहीं दिया, लेकिन ये सब 30 days में करने के लिए बोला गया है कि अगर ओनर को पता लग गया तो ओनर भी अपने इंश्योरेंस कंपनी को देता है, वो पॉलिसी वहाँ इशू दिखा देता है और फिर इंश्योरेंस कंपनी के साथ डायरेक्ट केस चल जाता है। ऑप्शन रिगार्डिंग क्लेम्स फॉर कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923
8 of the 1923 where death or bodily injury to any person gives rise to a claim for compensation under this Motor Vehicle Act and also under a Workmen Compensation Act 1923, the person entitled to compensation may claim such compensation under either of those act but not under both. एक में करेगा, दो में नहीं करेगा, और ये WC वाले केस को WC में ही मिलेगा उसे। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, अवार्ड ऑफ द क्लेम ट्रिब्यूनल सेक्शन 168 इज अवार्ड में क्या है? सेक्शन 168 ऑफ द एक्ट स्टेट्स वेरी क्लियरली द ड्यूटी एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ द क्लेम ट्रिब्यूनल टू गिव प्रायर नोटिस टू द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन टू इंश्योरर एज आल्सो गिविंग अपॉर्चुनिटी टू इंश्योरर ऑफ बीइंग हर्ड। इंश्योरर को सुना जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसको उसके ऊपर अवार्ड ऐसे डाल देंगे। सिमिलरली टू सबसेक्शन हैव बीन एडेड स्टिपुलेटिंग दैट द क्लेम ट्रिब्यूनल शैल अरेंज to deliver copies of the award to the parties concerned expeditiously and in any case within a period of 15 days from the date of the award. Expeditiously जल्दी से भी, और 15 days का भी टाइम दे दिया। When an award is made, the judgment debtor shall deposit the entire amount award within 30 days of the announcement of the award. The claim tribunal makes an award determining the amount of compensation which appears to be just. The words which appears to it to be just, which appears it to be just का मतलब क्या हुआ, are very important in much as this give the judge right to take a sympathetic view and not to take legalistic and determining the liability. जनता के प्रति, पब्लिक के प्रति या पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना होगा, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉ का रिगिडनेस नहीं रहेगी। प्रोसीजर एंड द पावर्स ऑफ द क्लेम्स ट्रिब्यूनल, वेयर एनी क्लेम ट्रिब्यूनल हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एनी एरिया, द सिविल कोर्ट हैव नो ज्यूरिडिक्शन टू एंटरटेन एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू क्लेम फॉर कंपनसेशन। जो क्लेम कंपनसेशन के क्लेम हैं उनके विषय में सिविल कोर्ट कुछ भी कमेंट नहीं कर सकेगी, और वहाँ जाना भी नहीं है। द क्लेम ट्रिब्यूनल्स हैव ऑल द पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट, क्योंकि क्लेम के जो ट्रिब्यूनल है उनको सारी पावर दे रखी है, सिविल की सारी पावर दे रखी है। एंड पर्पज ऑफ टेकिंग एविडेंस ऑन ओथ, इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस एंड कंपेलिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, सब चीज़ों को बोल सकता है, सम्मन करना, बुलाना, सब कुछ करना, डॉक्यूमेंट लेना। इम्प्लीडिंग इंश्योरर इन सर्टेन केसेस, इंश्योरर को सर्टेन केस में इम्प्लीड कैसे करेंगे? वेयर इन द कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी द क्लेम ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज ए कोल्यूजन बिटवीन द पर्सन मेकिंग द क्लेम एंड द पर्सन अगेंस्ट हुम द क्लेम इज मेड। जो क्लेम कर रहा है और जिसके अगेंस्ट में क्लेम किया गया है, दैट इज देयर इज कोल्यूजन बिटवीन द क्लेमेंट एंड द इंश्योर्ड। क्लेमेंट और इंश्योर्ड दोनों के बीच में कोई भी नेक्सस है, कोल्यूजन है, तो where the courts of inquiry the claim tribunal is satisfied that the person against whom the claim is made has failed to contest the claim, और जिसने the person who against whom the claim is made, जिसके अगेंस्ट क्लेम बनाया गया है, क्लेम बना आया, क्लेम की बात हुई है, तो वो अगर नहीं प्लीड कर रहा है, has failed to contest the claim, it may be directed that the concerned insurer be implicated as a party to proceedings. The insurer so implicated shall, जो इस तरह के इंश्योरर हैं उनको क्या करना होगा? thereupon have without prejudice to the provisions contained in section 149(2) the right to contest the claim on all or any of the grounds that are available to the person against whom the claim has been made. Award of the interest where any claim is allowed, section 171. 171 क्या बोलता है? This section empowered the claim tribunal to order that the simple interest as such rate as it thinks fit shall also be paid along with the award of the compensation. वो इंटरेस्ट लगा सकते हैं। अपील्स में क्या है? एनी पर्सन एग्रीड, 173 अपील है। एनी पर्सन एग्रीड बाई एन अवार्ड ऑफ द क्लेम ट्रिब्यूनल में within 90 days from the date of the award prefer an appeal to the high court. MACT से सीधा हाई कोर्ट जाएगा वो। within 90 a proviso stipulate that no appeal by the person who is required to pay the amount shall be entertained unless the deposit with the high court ₹25,000 अब बढ़ गया है ₹20,000
एंड 50% जमा करके जाते हैं अपील में। द हाई कोर्ट में एंटरटेन द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 90 डेज। 90 डेज की एक्सपायरी के बाद ही उनको एडमिट करेंगे। इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट काज फ्रॉम प्रिफरिंग द अपील इन टाइम, सेक्शन 173(2) prohibits filing an appeal if the amount in dispute is less than 10,000 रुपीज़। जो उससे कम है तो उसमें अपील लेने जाए। हिट एंड रन केस में देना ही पड़ेगा, उसको देना ही पड़ेगा। हिट एंड रन केस प्रोसीजर क्या है? हिट एंड रन केस पहले भी देखा था, लेकिन हिट एंड रन केस का भी लीगली क्या प्रोसीजर है? द स्कीम केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1982, 1 अक्टूबर 1982, 1 अक्टूबर 1982। द प्रोसीजर फॉर गेटिंग solatium money is as follows. The victim of the hit and run vehicle or his legal representative shall make an application in the prescribed form available free from the office of the sub-divisional officer, Tehsildar or any other officer in charge of a revenue subdivision and taluka of the revenue district of the state in which accident occurred। जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ के तहसील में जितने भी लेवल के अधिकारी हैं सभी के पास अवेलेबल रहता है। सच एन ऑफिसर इज डिजिग्नेटेड एज ए क्लेम्स इंक्वायरी ऑफिसर हु विल मेक ए स्पीडी इंक्वायरी एंड द बेसिस ऑफ द एफआईआर एंड मेडिकल रिपोर्ट ऑन सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ शैल रिकमेंड द एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर वहाँ से वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर चली जाएगी एप्लीकेशन, डिप्टी कमिश्नर पर चली जाएगी हु इज डिजिग्नेटेड एज ए क्लेम सेटलमेंट कमिश्नर एंड हु shall make an award of the solatium। Immediate payment is made through the tehsildar to victim और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसको तहसीलदार के माध्यम से पेमेंट हो जाती है। हिट एंड रन केस में है ये। सेक्शन 163 इम्पावर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक ए स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इन हिट एंड रन केस, डिटेलिंग द प्रोसीजर फॉर मेकिंग क्लेम, द अथॉरिटीज टू होम द क्लेम should be made, the manner in which the scheme shall be administered by the General Insurance Corporation, the form, manner and time within which the application for compensation may be made, and the procedure to be followed in the administration of the scheme and payment of the compensation है। This section of the Act provide that such a scheme may operate with retrospective effect। retrospective effect से होगी the date not earlier than the date of the establishment of the solatium fund under the Motor Vehicle Act 1939, and it stood immediately before the commencement of this new act, and provided that no such retrospective effect shall be given so as to prejudicially affect the interest of any person who may be governed by such provision, and from June 18, 1985, with a view to speedy disposal of the third party claim, the concept of the Lok Adalat or People's Court, जिसको कहते हैं People's Court, were introduced, and the concept is the brainchild of the Honorable Sri P.N. Bhagwati, ex-CJ of the Supreme Court। इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत काम किया है और ये बहुत अच्छे जज थे जिन्होंने PIL में भी बहुत बड़ा योगदान इनका रहा। इन 1980 द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट द लीगल एड एंड द एडवाइस ब्यूरो टू इम्प्लीमेंट ए प्रोग्राम फॉर providing free legal services to the weaker section of the community। One of the important duties of the said board to arrange the holding lok nyayalay in different areas for purpose of bringing about the voluntary settlement of the dispute। To achieve this objective, Maharashtra State Lok Nyayalay Rules 1986 were issued in October 1986। यह महाराष्ट्र में पहले आया, 80 से चालू है, 86 में इन्होंने न्यायालय रूल्स बना दिए थे जिसमें ये सभी केसों का निस्तारण बड़े फास्ट ट्रैक से किए गए। लोक अदालत सेशंस आर हेल्ड एट इम्पोर्टेंट सेंटर्स इन द कंट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड क्लोज लाइजन विद द लोकल लीगल एड कमेटी ऑफ द लीगल एड बोर्ड ऑफ ईच स्टेट एंड द MSCT मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल आर द डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन जज for bringing about amicable settlement of the cases pending before the MSCT। These sessions held in the different part of the country have received an enthusiastic response। The market practice is to place claims to Lok Nyayalay where liability is otherwise clear। The expeditious वर्क ऑफ द सेटलमेंट इन द लोक अदालत इज आल्सो एडवांटेज टू द इंश्योरेंस कंपनी। उनको भी है, इंश्योरेंस कंपनी को भी जल्दी हो जाता है, उनका भी टाइम वेस्ट नहीं होता। द इंश्योरेंस आर अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू क्लियर अप ए लार्ज बैकलॉग ऑफ मोटर क्लेम्स केसेस एंड सब्सटेंशियल पेमेंट बाय वे ऑफ द इंटरेस्ट कैन बी सेव्ड
इफ़ द सेटलमेंट इज क्विक होता है तो उनको फिर वो जो ब्याज देना होता है वो नहीं पड़ता है। बीइंग ए कंप्रोमाइज सेटलमेंट द क्लेम इज डीम्ड टू हैव बीन सेटल्ड वंस एंड फॉर ऑल, देयर इज नो स्कोप फॉर फर्दर लिटिगेशन एंड वे ऑफ द अपील टू हायर कोर्ट्स। सेटलमेंट हो जाते हैं फिर कहाँ अपील जाती है। एक्सपीडियस settlement gives satisfaction to third party as well as the insured and this serves as the meaning of the getting good publicity। इंश्योरेंस कंपनियों को पब्लिसिटी हो जाती है, भैया बड़ा पैसा देते हैं, जल्दी से देते हैं, गुड नेम एंड प्रेस्टीज टू द इंश्योरेंस कंपनी। एंड चैप्टर 11 ऑफ द लोक न्यायालय रूल्स 1986 provides special provisions for amicable settlement of pending cases before MACT. It is provided that the members of MACT themselves should scrutinize each cases pending before them, and if it is found that there is no defense regarding the negligence of the victim nor any defense under section 49(2) of the Motor Vehicle Act 1988, which section provides the only ground of defense open to an answer, then these matters may be placed before the लोक न्यायालय फॉर एमिकेबल सेटलमेंट। जहाँ पे एमिकेबल सेटलमेंट की संभावना रहती है उसको वहाँ पे भेज देती है। एंड जहाँ बहुत लंबे डिस्प्यूट नहीं है, कंसेंट एप्लीकेशन शैल बी टेकन फ्रॉम द एप्लीकेंट एज द कंसेंट ऑफ द एडवोकेट्स for the applicant, for the opposite party and for the insurer shall be obtained bail in advance for pressing charges। जो भी है उसकी तरफ से वकील, दोनों तरफ के वकील से भी लिया जा, उनसे भी लिया जा सकता। नोटिस अंडर रजिस्टर्ड पोस्ट विल बी इशूड टू द एप्लीकेंट। रजिस्टर्ड पोस्ट से जाएगी, एडवोकेट को भी जाएगी, कंसर्न इंश्योरेंस को भी जाएगी। लोक न्यायालय ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ डेट एंड टाइम वो भेजता है। नो कोर्सन आर फोर्स शैल बी यूज्ड, कोई कोर्सन एंड फोर्स नहीं यूज किया जाएगा। ऑल द पार्टीज शैल वॉलंटरी एग्री टू प्लेस द मैटर बिफोर द लोक न्यायालय एंड एक्सटेंड देयर फुल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन होल्डिंग लोक न्यायालय फॉर सेटलिंग such claims। Effort will be made to bring the parties to fair compromise and agreement arrived at shall be immediately reduced in writing। वो जैसे भी होगा न्यायालय में जो फैसला हुआ रहेगा तुरंत राइटिंग में कर लिया जाएगा। कंप्रोमाइज मेमो विल देन बी सबमिटेड टू क्लेम ट्रिब्यूनल को जो कंप्रोमाइज मेमो बनता है, जो लोग साइन किए रहते हैं वो दे दिया जाता है। द इंश्योरर विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द चेक फॉर द अमाउंट, जो भी अमाउंट एग्रीड हुआ है उसको जो है ना MACT को देगा और देगा वही चेक उसको पार्टी को मिल जाएगा। देयर शुड बी एटलीस्ट 3 members ऑन द पैनल ऑफ द कंसिलिएटर फॉर लोक न्यायालय। लोक न्यायालय जो कंसिलिएटर होता है 3 मेंबर होने चाहिए। 2 मेंबर में डिस्प्यूट हो जाता है, 3 रहने पे 2-1 से फैसला हो सकता है, 3-0 से भी फैसला हो जाएगा। रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज आर रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ द MACT। गवर्नमेंट प्लीडर्स, सीनियर एडवोकेट्स कन्वर्जेंट विद द MACT मैटर्स एंड प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स ऑफ द लॉ कॉलेजेस। ये तो लिखा रहता है हर जगह कि ये प्रोफेसर जज भी बनेंगे, बड़े मुश्किलों में कभी कोई बना होगा, एक आध बने हैं लेकिन मुश्किल है, नहीं होता है। रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस हु आर कन्वर्जेंट विद द MACT एंड रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स कन्वर्जेंट विद द MACT। हाँ, ये तो बन जाते हैं। जल्द राहत योजना क्या है? दी जल्द राहत योजना फॉर मोटर एक्सीडेंट victim is a novel and unique scheme introduced by the General Insurance Corporation of India with effect from the 14th March 1992 for quick payment of the compensation to victim of the road accident without their adopting legal proceeding। बिना लीगल प्रोसीडिंग के ही वो जल्द राहत योजना में पैसे दे दिए जाते हैं। प्री लिटिगेशन स्कीम है इसको बोलते हैं। एंड कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज, इंडिया अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द रोड एक्सीडेंट 31.80 एक्सीडेंट्स पर थाउजेंड में इतने एक्सीडेंट होते हैं, बाप रे बहुत हैं। ऑन एन एवरेज नियरली 40,000 persons डाई एट 1.75 lakhs आर इंज्योर्ड एवरी ईयर। पर हर साल में 40,000 लोग मरते हैं, 1,75,000 लोग इंजर्ड होते हैं। इन मोस्ट केसेज, ये तो आंकड़े कम है और ज़्यादा होते हैं। In most cases, the accident results in death and personal injury to third parties who are either pedestrians or passengers in the road vehicles। पैसेंजर भी होते हैं, पेडेस्टेरियन होते हैं, जो लोग लेटे रहते हैं उनको भी ऊपर भी गाड़ियाँ चढ़ जाती हैं, लोग पैदल चलने वाले के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ जाती हैं। इट इज़ इन दिस कंटेक्स्ट दैट द मोटर व्हीकल्स एक्ट हैज़ मेड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस कंपल्सरी रिक्वायरमेंट फॉर द व्हीकल यूजर्स एंड मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल MACT was set up with the laudable objective of providing quick compensation and relief to the affected। सरकार बहुत कुछ करती है, सरकारों में प्लान बहुत अच्छा होता है लेकिन क्रियान्वयन बड़ा मुश्किल से होता है और इस वजह से जो है ना, कहने के लिए तो बहुत कुछ रहता है लेकिन होता कुछ नहीं है ग्राउंड पे।
However, given the erroneous increase in the number of accident and number of the person named and killed, and MSCT court are faced with very large number of the cases, the present वही बात आ गई सिविल कोर्ट की तरह लंबित हो गए केस। अब तो उसमें क्या होगा, न्याय कहाँ मिलेगा, कहाँ पे जस्टिस फॉलो हो पाएगा। तो ये मुश्किल काम होता है। और इट वाज देयरफॉर फाउंड नेसेसरी टू डिवाइस एंड इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ सेटलिंग क्लेम बिफोर दे डेवलप इनटू द एमएससीटी केसेस, दस एवॉइडिंग ऑल लीगल प्रोसीडिंग वगैरह से बचाने के लिए जल्द राहत योजना को बनाया गया था। उसमें से जो भी आदमी को मिल जाता है उतना खुश हो जाता है। 10 लाख बाद में मिलेगा, 2 लाख पहले मिल गया तो 5 लाख में खुश हो जाएगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सेक्शन 152 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 डज प्रोवाइड द सेटलमेंट बिटवीन द इंश्योरर्स एंड द इंश्योर्ड पर्सन, whereas in the लोक अदालत only cases pending before MSCT are taken up for compromise settlement, and under the जल्द राहत योजना injured person or legal heirs of the victim need not have to go to the MSCT at all. They can straightway take these cases to this forum of pre-litigation settlement. The concept is really an extension of the principle of the लोक अदालत के प्रिंसिपल पे ही है, लेकिन उससे उसी का एक्सटेंशन मान के चल सकते हैं। The procedure involves a panel consisting of the retired judges, medical practitioners and retired executive of an insurance company. ये सारे लोग इसमें होते हैं, ये सब ने करके फैसला करते थे। जल्द राहत योजना, the shoppers follow settlement of the following benefits, settlement of the claims within the shortest possible time, 3 मंथ के अंदर हो जाता है। देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी टाइम लिमिट फॉर लॉजिंग क्लेम्स अंडर द स्कीम, इसमें है नहीं। इन केस इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू लीव इट ओपन एंड इंडेड सम टाइम लिमिट वोट टू बी सेट कीपिंग इन व्यू द स्टैट्यूटरी limit under the Motor Vehicle Act. If the claimant is not satisfied with the compensation offered, he can reject the offer and liberty to go to MSCT जा सकता है अगर उसे नहीं पसंद है। It would be the cheapest remedy for the applicant, avoiding court fees and lawyers fees and impediment, time and involvement in legal proceeding। इन सबसे बचना है तो लिया जा सकता है। It offers a just and fair assessment of the claims by the independent panel of the retired judges, medical practitioners and retired insurance officials, executives. The claimant is of course free to take assistance from lawyers, वो ले सकता है। Payment will be in the full and final settlement of the claim. In the initial stage, the scheme will apply to non-fatal bodily injury claims and road accident victims of above 18 years of age. It covers both the fault and no fault liability, दोनों कवर हो जाती है। Hit and run cases भी आ जाते हैं, and as they come under the solatium of the fund scheme. Claim should be supported by the following document: copy of the first information report lodged with the police। इसमें ज़रूरत क्या है, कापी पेपर क्या चाहिए वो देखिए। कॉपी ऑफ द फर्स्ट FIR चाहिए, एंड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड इंश्योरेंस पर्टिकुलर्स ऑफ द अफेंडिंग व्हीकल, जो अफेंडिंग व्हीकल थी उसका नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट उसके चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम, वो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। मेडिकल बिल्स चाहिए, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड चाहिए, प्रूफ ऑफ एज चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। विक्टिम के कंसिलिएशन में यदि थर्ड पार्टी क्लेम अप टू द सर्टेन लिमिट एंड पेंडिंग फॉर मोर देन 3 and 4 years are proceeded by the insurers across the table। जो 3/4 मीन्स 9 महीने से ऊपर के हो गए, विद द हेल्प ऑफ दियर एडवोकेट्स एंड दोज ऑफ द क्लेमेंट, द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड इज म्यूचुअली एग्रीमेंट में कर दिए जाते हैं। इन दिस मैनर मेनी क्लेम्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन 1 day विच अदरवाइज वुड हैव टेकन ईयर्स। जो सालों साल लग जाते हैं, 4 साल, 55 साल, 10 साल लग जाते हैं, वो पहले से हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। इंटरनेशनल सिनारियों में चलते हैं, जो ये हमारे लीगल एस्पेक्ट हैं उन पे दूसरे देशों से कंपेरिजन करते हैं। तो जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी में मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इन जर्मनी इज बेस्ड ऑन द जर्मन रोड ट्रैफिक एक्ट। वहाँ का जो एक्ट है उस पर लायबिलिटी इज बेस्ड ऑन द टॉर्ट एंड नेग्लिजेंस ऑफ द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड एंड क्लेम कंपनसेशन इंश्योरेंस इज कंपलसरी। जो भी ये इंश्योरेंस है कंपलसरी वहाँ है। The law specifies limit for death or injury and property damage. They allows the payment of the lump sum annuity and step by step throughout the life of the claimant. It is the practice of to pay annuity in the case of the minors and severely injured persons who may be unable to manage their finances। इसका जो भी है डेथ और इंजरी पे पर ईयर के हिसाब से है। मैक्सिमम एन्यूटी कितनी है, मिनिमम कितना है, डेथ इंजरी कितनी है, वो सब उनके यहाँ उन लोगों के लिए फॉलो अप होता है। लेकिन ये सिस्टम इस तरह से है। इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में मोटर इंश्योरेंस इन इंडिया हैज़ फॉलोड, जो हमारे देश में मोटर इंश्योरेंस
का सिस्टम है, जो मोटर व्हीकल एक्ट का भी जो प्रावधान है, सारे जो है ना अंग्रेज़ों के ही बनाए हुए हैं, इसलिए अंग्रेज़ों से मिलते जुलते हैं। तो उसी के बेस पे ही है, जैसे हमारा है वैसे उनका है। फॉर्मेशन ऑफ द मोटर इंश्योरेंस ब्यूरो कंप्राइजिंग मोस्ट इंश्योरेंस ऑफरिंग मोटर इंश्योरेंस, दो द लॉयड अंडरराइटर्स आर नॉट मेंबर्स, दे यूजुअली फॉलो सिमिलर प्रैक्टिस विद रिगार्ड टू टीपी लाइबिलिटी। वहाँ लॉयड है इंश्योरेंस, लेकिन उसे जो है ना उसको भी उसी तरह से फॉलो अप करना पड़ेगा जैसा और सब गवर्नमेंट की पब्लिक इंश्योरेंस को करना है। लाइबिलिटी फॉर इंजरीज टू थर्ड पार्टीज आर अनलिमिटेड एंड प्रॉपर्टी डैमेज जो भी हैं वो 1 लाख तक के हैं। तो अभी वो बढ़ गए हैं, उनको सीमा बढ़ गई। फ्रांस में क्या है, मोटर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इन फ्रांस इज ए लीगल ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बेस पे है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वहाँ तो जरूरी हो गया है, जैसे हमारे यहाँ भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मान के चलिए हिट एंड रन केस से है, जल राहत योजना है, सारे सब उसी तरह से है। दिस इज पॉसिबल एज दे मेंटेन ए फंड कंट्रीब्यूटेड बाई ऑल मेंबर। दिस इज सिमिलर टू आवर सिस्टम ऑफ सोलेटियम फंड एंड हिट एंड रन केसेस। सही है, फ्रांस में भी इसी तरह से है। मोटर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में फ्रांस का अनआइडेंटिफाइड अनइंश्योर्ड व्हीकल विक्टिम्स आर कंपनसेटेड फ्रॉम द गारंटी फंड। वो वहाँ पे कुछ एक व्यवस्था और भी है कि अगर इंश्योरेंस नहीं है तो उनको दूसरे फंड से दिया जाएगा। कंपनसेशन में भी इन लमसम एंड कंपनसेशन सेटलमेंट ऑफर्स मस्ट बी मेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम एंड अदरवाइज द इंटरेस्ट पेएबल होगा। इंटरेस्ट वहाँ भी पेएबल है, देना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में है दी थर्ड पार्टी पर्सनल इंजरी इज कंपल्सरी इन द ऑस्ट्रेलिया में कंपल्सरी है, बट द प्रैक्टिस ऑफ द इंश्योरेंस डिफर्स अक्रॉस द स्टेट। वहाँ जितने भी स्टेट है सब में अलग अलग है। द फंड एंड द पे आउट फॉर द लाइबिलिटी इज मेंटेन बाय द स्टेट्स of South Australia and Victoria. The cost is included in the license registration and fees जो भी है। Property damage is not compulsory and may be insured with the OD insurance। OD insurance के साथ वहाँ हो जाता है, उसके साथ नहीं है, liability में नहीं आता है। साउथ अफ्रीका में है, इन द साउथ अफ्रीका पर्सनल इंजरी लाइबिलिटी इज पेड बाय द स्टेट, वहाँ स्टेट देती है। यूएसए में क्या है, मोटर थर्ड पार्टी ऑफ डिफर्स अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ द यूएसए, जो भी 50 स्टेट है उन सब में डिफर करती है। इट में आल्सो डिफर बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ द व्हीकल इज पर्सनल कमर्शियल, जो भी पर्सनल व्हीकल है उसका अलग होगा, जो कमर्शियल व्हीकल है उनका अलग होगा। द टर्म इज कॉल्ड द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी एंड each state has different minimum limit required for these. There are the binding and the claimant can sue for the tort liability which can be substantiated or substantial. जो the Department of the Motor Vehicle DMV ensures minimum liability coverage is in place. This coverage may be in the form of the cash deposit with the authority and surety bond, licensed surety providers, self-insurance, insurance through the licensed insurers with the state and proof of। जैसे अपने यहाँ जमा करवा लेते हैं, पॉलिसी दे देंगे तो आप मुकदमा इंश्योरेंस कंपनी के साथ हो जाता है, वैसे वहाँ पे भी है, डिपार्टमेंट DMP कर लेता है। प्रूफ ऑफ सच कवरेज बीइंग इन द प्लेस हैज़ टू बी प्रोवाइडेड, लेकिन वहाँ पे ब्रॉडर कवरेज है, बहुत कवरेज अलग से दिए गए। द कंपनसेशन लिमिट वुड बी इन द फॉलोइंग मैनर: इंजरी टू 1 पर्सन, इंजरी टू मोर देन 1 पर्सन, प्रॉपर्टी डैमेज। उसके साथ द प्रैक्टिस इज फॉर द ओनर टू टेक एडिशनल कवर टू एक्सटेंड दे कैन अफोर्ड टू कवर टार्ड लाइबिलिटी। टार्ड लाइबिलिटी में कवर करने के लिए बहुत कवरेज हैं, उन कवरेज में लिया जा सकता है, लेकिन कम लमसम में मिला करके कुछ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका छोड़ करके, साउथ अफ्रीका में स्टेट ही देती है थर्ड पार्टी की जितनी भी क्लेम है, लेकिन ये हमारे यहाँ भी स्टेट ही मान के चलिए देती है, लेकिन स्टेट वो इंश्योरेंस कंपलसरी है, इस वजह से कि कोई भी एक इंश्योर्ड ने बीमा करा रखा है तो वो तो अपनी लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करके इंश्योरेंस कंपनी को दे देता है, जिससे इंश्योरेंस कंपनी उसको पेमेंट करती है। लेकिन अगर नहीं कराया रहता तो क्या वो किसी आदमी को 10-20 लाख 50 लाख का लाइबिलिटी क्लेम दे सकता है? नहीं दे सकता है, इसीलिए स्टेट इन्वॉल्व है इसमें। थैंक यू वेरी मच। आशा है कि आप लोगों ने समझा होगा, समझे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू।